नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी बाय गैज में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर और पर्यटन स्थलों के बारे में कि प्रदेश के अंदर कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं और कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मंदिर स्थित हैं। उनमें से हम एक एक शहर लेंगे, एक एक पर्यटन स्थल लेंगे, वहाँ पर कौन कौन से पर्यटन स्थल है उस शहर के बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहला ही हमारा शहर रहेगा भाई बनारस। सबसे पहला ही हमारा शहर है वाराणसी। अगर हम वाराणसी की बात करें तो प्रदेश में प्राचीनतम नगरों में से एक माना जाता है आपके वाराणसी। ये क्या है भाई? प्राचीनतम नगरों में से एक है, प्रदेश का प्राचीनतम नगर है ये। अगर इसके नाम की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि वाराणसी जो है वो आपके बरुणा और 80 नदियों के संगम पर बसा हुआ है, इसलिए इस शहर का नाम वाराणसी पड़ गया था भाई। अगर हम बात करें इसके नाम की कि नाम कैसे पड़ा, तो दो नदी हैं, एक का नाम है आपके वरुणा और दूसरी का नाम है भी 80। इन्हीं के संगम पर ये आपके शहर स्थित है और इसलिए इस शहर का नाम आपके वाराणसी पड़ गया था। और अगर हम बनारस की बात करें कि इसके प्राचीनतम उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है वाराणसी का, तो वाराणसी का प्राचीनतम उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। अगर हम प्राचीनतम उल्लेख की बात करें कि प्राचीनतम उल्लेख, तो प्राचीनतम उल्लेख जो मिलता है वो हमें अथर्ववेद में मिलता है। वाराणसी का प्राचीनतम जो उल्लेख मिलता है वो हमें अथर्ववेद में मिलता है, वहीं इसका जिक्र हमें महाभारत में ही मिलता है। और महाभारत में ऐसा कहा गया है कि दिवोदास नामक राजा ने इस शहर की स्थापना की थी। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है और महाभारत में लिखा हुआ है कि दिवोदास नामक राजा ने वाराणसी शहर की स्थापना की थी। दिवोदास नामक राजा ने इस शहर की स्थापना की थी। दिवोदास नामक राजा ने इस शहर की स्थापना की थी। और बनारसी जो है वो आपके 7 पुरी शहरों में से एक है। पूरे भारत में 7 पुरी शहर हैं और उनमें से 3 आपके उत्तर प्रदेश में हैं। अब 7 पुरी शहर किसे कहा जाता है कि हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि इन 7 पुरी शहरों की आपके दर्शन करने से या इनका भ्रमण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उनमें से 7 पुरी शहरों में से 3 आपके उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या और मथुरा और वाराणसी। ये आपके 3 7 पुरी शहर उत्तर प्रदेश में है, उनमें से ही एक शामिल है आपके वाराणसी। तो आपको याद रखना है ये सप्तपुरी शहरों में से एक है, सप्तपुरी शहरों में से एक है। बनारस जो है वो आपके सप्तपुरी शहरों में से एक है। वहीं हम बात करें कि 2 जैन मुनियों का भी जन्म आपके बनारस में हुआ है। 6 नंबर के और 23 नंबर के जो आपके जैन मुनि थे उनका जो जन्म है वो आपके बनारस में हुआ है। वो आपको याद रखना है। 2 जैन मुनि, 2 जैन मुनि की जन्म स्थली वो आपके बनारस है। एक है भाई सुपार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ जो आपके 6 नंबर के हैं और एक है आपके पार्श्वनाथ जो आपके 23वें नंबर के हैं। इन 2 जैन मुनि की जन्म स्थली आपके बनारस ही है। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें तो बनारस को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अगर बनारस की बात करें हम तो इसे ही विश्वनाथ नगरी भी कहा जाता है। बनारस को आपके विश्वनाथ नगरी, विश्वनाथ नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इसे ही पांडवों का
नगर भी कहा जाता है, इसे ही घाटों का शहर भी कहा जाता है। और बनारस में टोटल घाट आपके 84 इसमें घाट है, जिसमें एक घाट अभी बना है नमो घाट जिसे कहा जाता है, और वो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही बना है नमो घाट। तो आपको याद रखना है 84 टोटल घाट आपके बनारस में स्थित है। अगर हम बनारस में पर्यटन स्थल की बात करें, कुछ प्रमुख मंदिरों की बात करें कि यहाँ पर मंदिर कौन कौन से हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है तो यहीं पर अभी भारत माता मंदिर, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए भारत माता मंदिर कहाँ पर है, तो आपके बनारस में है। यहीं पर है आपके सीता मंदिर, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सीता मंदिर कहाँ पर है, तो वो आपके बनारस में है। यहीं पर है आपके दूध का कर्ज मंदिर, दूध का कर्ज मंदिर भी आपके यहीं पर है। नेक्स्ट हम बात करें, यहीं पर है तुलसी मानस मंदिर, यहीं पर स्थित है तुलसी मानस मंदिर। और कुछ मंदिर है यहाँ पर स्थित, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तुलसी मानस के बाद यहाँ पर एक संकट मोचन भी यहीं पर है। नेक्स्ट हम बात करें, यहीं पर है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो बनवाया था अहिल्याबाई होलकर ने। ये आपके मंदिर जो बनवाया था वो अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको बनारस से याद रखनी है। नेक्स्ट हम शहर की बात करते हैं अयोध्या। अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या का प्राचीन नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए अयोध्या को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो अयोध्या को प्राचीन काल में अयाजिसा के नाम से जाना जाता था। तो इसका प्राचीन नाम आपको याद रखना है। अयोध्या का प्राचीन नाम अयाजसा था। अगर हम बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में भगवान श्री राम और आदिनाथ ऋषभ देव की जन्म स्थली आपके अयोध्या है। आपको याद रखना है अयोध्या में भगवान श्री राम व ऋषभ देव का जन्म हुआ था। ऋषभ देव का जन्म हुआ था। कि अयोध्या में ही भगवान श्री राम और ऋषभ देव का जन्म हुआ था। अगर हम अयोध्या की बात करें रामायण के अनुसार इसकी जो लंबाई चौड़ाई दी गई है वो आपके दी गई है। अगर हम बात करें रामायण में, रामायण के अनुसार इसकी जो लंबाई है अयोध्या की वो 12 योजन है। और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 3 योजन है। योजन एक पैमाना है जिसका जिक्र हनुमान चालीसा में किया गया है कि उस समय का जो पैमाना हुआ करता था वो योजन था, और इसलिए 12 योजन लंबा और 3 योजन चौड़ाई है इसकी। आगे हम बात करें कि महाजनपद काल में, महाजनपद काल में जो अयोध्या है वो उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी भी रही है। आपको याद रखना है महाजनपद काल में, महाजनपद काल में अयोध्या उत्तरी कौशल की राजधानी थी। अयोध्या
उत्तरी कौशल की राजधानी थी। महाजनपद काल में उत्तरी कौशल की राजधानी थी और यहाँ पर अशोक ने एक स्तूप भी बनवाया था। यहाँ पर क्या किया था भाई, अशोक ने एक स्तूप बनवाया था। यहाँ पर अशोक ने एक स्तूप बनवाया था भाई। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, तो शुंग वंश का ही एक शासक था पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पर 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। उसका ही एक अभिलेख मिला है जिसे अयोध्या अभिलेख कहा जाता है, और उसमें उसका जिक्र मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पर 2 अश्वमेध कराए थे। अश्वमेध क्या होते थे कि जहां तक घोड़ा जा सकता था, दौड़कर जा सकता था, वहां तक का जो आपके क्षेत्र था वो उस राजा का हो जाता था। तो इसलिए यहीं पर अयोध्या में पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध भी कराए थे। राजा पुष्यमित्र शुंग ने यहां पर 2 अश्वमेध कराए थे। 2 अश्वमेध कराए थे, और इसकी जो जानकारी मिलती है वो आपके अयोध्या अभिलेख से मिलती है। इसकी जानकारी अयोध्या अभिलेख से मिलती है। अयोध्या अभिलेख से मिलती है। अगर यहाँ पर हम पर्यटन स्थल की बात करें कि मंदिर, प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, तो यहीं पर है राम मंदिर, जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है 22 जनवरी 2024 को। वही राम मंदिर आपके यहीं पर है। हनुमानगढ़ी यहीं पर है। मणि पर्वत, मणि पर्वत भी आपके अयोध्या में है। और गुलाबबाड़ी, गुलाबबाड़ी भी आपके यहीं पर है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, बताइए गुलाबबाड़ी कहाँ पर है, तो वो भी अयोध्या में है। कलकत्ता का किला, कलकत्ता का किला भी आपके अयोध्या में है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कलकत्ता का किला, और यहीं पर है आपके सीताकुंड, सीताकुंड भी आपके यहीं पर स्थित है। और यहीं पर है ऋषभदेव राजघाट उद्यान, ऋषभदेव राजघाट उद्यान आपके यहीं पर स्थित है। तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन अयोध्या से याद रखनी है, तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं पर्यटन स्थल भी कंप्लीट कराते चल रहा हूँ, और साथ साथ मंदिर भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितने भी मंदिर हैं वो सारे टोटल के टोटल हम कर लेंगे। और मैं अलग भी वीडियो बना दूंगा मंदिरों की, लेकिन ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट है, आपको याद रखना है इतनी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट हो जाएगा पर्यटन स्थल की प्रयागराज। हम बात करेंगे भी प्रयागराज की, तो प्रयागराज को हिंदू तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए प्रदेश के किस शहर को हिंदू तीर्थों का राजा कहा जाता है, तो प्रयागराज को हिंदू तीर्थों का राजा कहा जाता है। इसे हिंदू तीर्थों का राजा कहा जाता है। इसे हिंदू तीर्थों का राजा कहा जाता है। अगर हम बात करें प्रयागराज, तो प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है। प्रयागराज में कितनी नदियों का संगम है, 3 नदियों। प्रयागराज में
तीन नदियों का संगम है, तीन नदियों का संगम है। और वो तीन नदी कौन कौन सी हैं अभी, किन किन का आपके संगम है? तो गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीन नदियों का संगम आपके प्रयागराज में है। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो 1574 एक मुगल शासक हुआ है अकबर। अकबर का जो आपके टाइम पीरियड है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का टाइम पीरियड रहा है। और अकबर के शासनकाल में ही 1574 में, 1574 ईस्वी में किसने भी, अकबर ने ही इसी प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था। प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। लेकिन अक्टूबर 2018 में, लगभग 444 वर्षों बाद अक्टूबर 2018 में योगी आदित्यनाथ ने इसका पुनः नाम बदल दिया। पुनः इलाहाबाद से इसका ही नाम बदल दिया था आपके प्रयागराज। फिर इसका नाम क्या हो गया भाई, इलाहाबाद से आपके पुनः ये आपके कर दिया था आपके प्रयागराज। तो आपको याद रखना है कि प्रयागराज का नाम जो रखा था इलाहाबाद, वो अकबर ने रखा था, जो एक मुगल शासक था। और फिर इससे दोबारा इसका नाम जो चेंज हुआ वो इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया था योगी आदित्यनाथ ने। आगे हम बात करें तो अकबर ने, जो अकबर शासक था जिसका टाइम पीरियड 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा है, अकबर ने यहाँ पर एक किले का निर्माण कराया था जिसे इलाहाबाद का किला या अकबर का किला भी बोला जाता है, जिसे इलाहाबाद का किला बोला जाता है। इलाहाबाद फोर्ट का निर्माण कराया था आपके अकबर ने। और यहीं पर सनातन धर्म का एक वृक्ष लगवाया था जिसे अक्षय वट का वृक्ष कहते हैं, अक्षय वट का वृक्ष, जिसके पत्ते कभी सूखते नहीं है भाई। तो ये आपके इलाहाबाद का किला ये अकबर ने बनवाया था प्रयागराज में। और आगे हम बात करें, यहीं पर अकबर ने कौशाम्बी अभिलेख भी स्थापित किया था। कौशाम्बी अभिलेख ये भी इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था अकबर ने, जो आपके समुद्रगुप्त का लेख लिखा हुआ है इस पर। इसी पर लिखा हुआ है भी, समुद्रगुप्त का लेख इसी पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर हम पर्यटन स्थल की बात करें कि प्रयागराज में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, तो यहीं पर है भाई मिंटो पार्क, जिसे वर्तमान में मदन मोहन मालवीय पार्क भी कहा जाता है। यहीं पर क्या है भाई, मिंटो पार्क। यहीं पर है चंद्रशेखर आजाद पार्क। आजाद पार्क। और मोस्ट इंपोर्टेंट यहीं पर है नाग बासुकी का मंदिर। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताइए नाग बासुकी का मंदिर कहाँ पर है, तो वो है आपके प्रयागराज में। तो आपको याद रखना है नाग बासुकी का मंदिर, नाग बासुकी का मंदिर। और यहीं पर है, यहीं पर है आपके भारद्वाज मुनि का आश्रम। यहीं पर है आपके भारद्वाज मुनि का आश्रम। नेक्स्ट और कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, यहीं पर है अलोपी देवी का मंदिर। अलोपी देवी का मंदिर। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अलोपी देवी का मंदिर कहां पर है, तो प्रयागराज में है। और
कमोरी देवी का मंदिर, कमोरी देवी का मंदिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कमोरी देवी का मंदिर कहाँ पर है, तो वो भी आपके प्रयागराज में है। नेक्स्ट हम बात करें, यहीं पर है आपके आनंद भवन, और यहीं पर है आपके तारामंडल। ये इतने आपके ये मंदिर और जो पर्यटन स्थल है ये आपको याद रखने हैं, जो एग्जाम दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट शहर की हम बात करते हैं। आगरा की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। ये अगर हम बात करें तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यमुना, ये यमुना नदी के किनारे यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम बात करें आगरा शहर की स्थापना, तो आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई, 1504 ईस्वी में इसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। पंद्रह सौ चार में सिकंदर लोदी ने की थी। और यहीं पर हम बात करें पर्यटन की स्थिति से बहुत महत्वपूर्ण शहर है, क्योंकि अगर हम बात करें तो देसी पर्यटक अगर सबसे ज़्यादा जाते हैं घूमने के लिए तो वो आपके आगरा ही जाते हैं, क्योंकि यहीं पर बनी हुई है एक खूबसूरत इमारत जो आपके ताजमहल है, जो शाहजहां ने बनवाई थी, वो आपके यहीं पर स्थित है। इसलिए पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शहर है आपके आगरा। और बात करें और क्या क्या है यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से, तो यहाँ पर है काजी नूरुल्लाह की दरगाह, काजी नूरुल्लाह की दरगाह, जो एक ईरानी संत हुआ करते थे जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे, और इन्हीं की दरगाह आपके आगरा में स्थित है। एग्जाम में पूछा गया है ये पॉइंट कि बताइए काजी नूरुल्लाह की दरगाह कहाँ पर है, तो वह आपके आगरा में है। और यहीं पर जो जहांगीर की पत्नी थी भी, जहांगीर की पत्नी, और जहांगीर की पत्नी थी आपके नूरजहां, और नूरजहां का एक्चुअल नेम भी पूछा जाता है कि बताइए नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो वो भी आपको याद रखना है। नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो मेहरुन्निसा था, जो एक ईरानी महिला थी, मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा इसका नाम था। और इसके नूरजहां के पिता का नाम था आपके गयास बेग, मिर्जा गयास बेग था, जिसे जहांगीर ने एतमदौला की उपाधि दी थी। और जब गयास बेग का निधन हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसी की कब्र पर इसने नूरजहां ने अपने पिता की कब्र पर ही एक मकबरा बनवाया था, जिसे कहा जाता है एतमदौला का मकबरा। तो वो भी आपके आगरा में है। इसके ही पिता हुआ करते थे भाई, वो थे मिर्जा गयास बेग, मिर्जा गयास बेग, जिन्हें जहांगीर ने एतमदौला की उपाधि दी थी। एतमदौला, और इसी की कब्र पर बनवाया गया है एतमदौला का मकबरा। एतमदौला का मकबरा, यह है आपके आगरा में। और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वह मकबरा कौन सा है जिसमें पितरादुरा शैली का प्रयोग किया गया था। पितरादुरा शैली क्या होती थी कि पत्थरों पर जड़ाऊ काम, नग वगैरह उस पर चिपकाना, उसके सजावट करना, वही आपके पितरादुरा शैली कही जाती थी। तो इसी मकबरे में पितरादुरा शैली का भी प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट हम पर्यटन की बात करें और क्या क्या है, तो यहीं पर अभी ताजमहल, जो आपके ताजमहल है वो आपके आगरा में स्थित है, जिसका निर्माण कराया था भाई शाहजहां ने। जब 1631 ईस्वी में शाहजहां की पत्नी
का निधन हो गया था जब वो एक पुत्र को जन्म देते समय, जो मुराद बख्श था, उसको जन्म देते समय इसकी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम का निधन हो गया था। उसी की कब्र के ऊपर शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। आगे हम बात करें यहीं पर पर्यटन की दृष्टि से, यहीं पर अकबर ने बनवाया है भी, अकबर द्वारा निर्मित है आगरा का किला। इसे आगरा फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। आगरा फोर्ट को बनवाया था और इसके अंदर बहुत सारी इमारतें हैं। इसी के अंदर स्थित है आपके मुशम्मन बुर्ज। मुशम्मन बुर्ज आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मुशम्मन बुर्ज कहाँ पर है, तो वो आगरा में है और इसी किले के अंदर है, आगरा के किले के अंदर। क्योंकि शाहजहां के अंतिम दिनों में, क्योंकि आपको पता होगी कि जो इसका दूसरा बेटा था शाहजहां के, टोटल 14 बच्चे थे लेकिन 7 मर गए थे, 7 जीवित थे। उनमें से दूसरे नंबर का जो बेटा था औरंगजेब, सबसे बड़ा पुत्र था इसके शाहजहां, सॉरी दारा शिको से छोटा पुत्र था औरंगजेब। और औरंगजेब ने ही शाहजहां को अंतिम दिनों में कैद कर लिया था और कैद करने के बाद इसे मुसम्मन बुर्ज में ही कैद करके रखा गया था शाहजहां को। और जब शाहजहां जिस समय मुसम्मन बुर्ज में ये रहा करता था, उस समय ये अपने अंतिम दिनों में इसकी खिड़कियों से झांककर ताजमहल को निहारा करता था। तो आपको याद रखना है मुसम्मन बुर्ज भी आपके यहीं पर है। तो आगरा से आपको इतनी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। और आगरा की अगर हम बात करें तो इसी के बराबर में है आपके सिकंदरा। आगरा के जस्ट बराबर में पड़ता है सिकंदरा और यहीं पर आपके अकबर का मकबरा बना हुआ है। अकबर का मकबरा यहीं पर स्थित है। और आपको याद रखना है कि इसके जस्ट बराबर में पड़ता है फतेहपुर सीकरी, उसके बारे में और हम डिस्कस करते हैं अभी। तो अकबर के शासनकाल में 1573 में ही आपके फतेहपुर सीकरी को राजधानी बना लिया गया था। तो अकबर के शासनकाल में ये अकबर की राजधानी रही है। अभी अकबर के शासनकाल में ये एक राजधानी शहर था। ये एक राजधानी शहर था। अकबर ने इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। और अगर हम बात करें बर्थ प्लेस, तो जहांगीर का बर्थ प्लेस यही है। क्योंकि आपको पता होगी शेख सलीम चिश्ती यहाँ पर रहा करते थे और उन्हीं के आशीर्वाद से ही अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी जहांगीर की। और उनका जन्म जो हुआ था वो इन्हीं की कुटिया में हुआ था, शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। इसलिए अकबर ने जहांगीर का नाम सलीम रखा था। उसे सलीम कहकर ही पुकारते थे, उसके बचपन का नाम, क्योंकि वो शेख सलीम चिश्ती के ही आशीर्वाद से उसका जन्म हुआ था। तो आपको याद रखना है कि जहांगीर की जन्म स्थली वो आपके फतेहपुर सीकरी ही है। अगर पर्यटन स्थल की बात करें कि यहाँ पर मुख्य रूप से कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं फतेहपुर सीकरी में, तो जैसे मैंने बताया शेख सलीम चिश्ती का मकबरा यहीं पर है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा यहीं पर है। नेक्स्ट हम बात करें बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजे की बात करें तो वो भी आपके यहीं पर है। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के दौरान किया था। क्योंकि अकबर ने 1572 में गुजरात पर आक्रमण किया था, जहां पर शासन करता था मुजफ्फर शाह तृतीय। और वहीं से जब वो गुजरात विजय से आ रहा था तो उसी समय 1572 में आपके बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। नेक्स्ट हम बात करें यहीं पर है पंचमहल, यहीं पर है बीरबल का महल। बीरबल का महल
यहीं पर है आपके जोधाबाई का महल। यहीं पर आपके जोधाबाई का महल है। तो फतेहपुर सीकरी से इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट शहर की बात करते हैं अभी हम, गोरखपुर। सबसे पहले आपको याद रखना है कि गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ये आपके राप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगर हम गोरखपुर की बात करें तो बहुत ज्यादा फेमस है गोरखपुर में गीता प्रेस। गीता प्रेस जो जाना जाता है वो धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए जाना जाता है, जो आपके गोरखपुर में स्थित है। धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए, पुस्तकों का प्रकाशन यहीं से होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें गोरखपुर से, तो यहीं पर नाथ पंथ का गोरक्षनाथ मंदिर यहीं पर है। गोरक्षनाथ मंदिर। नेक्स्ट हम बात करें, यहीं पर है आपके अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। जो आपके चिड़ियाघर है अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, वो आपके यहीं पर है। अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, क्योंकि पूरी प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 3 चिड़ियाघर हैं, एक कानपुर में है, एक लखनऊ में है और एक आपके गोरखपुर में है। तो इतनी इंफॉर्मेशन इससे आपको याद रखनी है। नेक्स्ट शहर की बात करते हैं, सबसे पहला ही क्वेश्चन कि बताइए लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो लखनऊ जो है वो आपके गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए लखनऊ का प्राचीन नाम क्या है। तो लखनऊ का जो प्राचीन नाम है आपको याद रखना है, प्राचीन नाम। तो लखनऊ का प्राचीन नाम जो है वो है आपके लक्ष्मणपुरी। इसे लखनऊ को लक्ष्मणपुरी के नाम से पहले जाना जाता था। और ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना जो की थी, जो आपके इसकी स्थापना की थी वो आपके भगवान श्री राम के भाई थे लक्ष्मण। उन्होंने ही इसकी शहर की स्थापना की थी। उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम लक्ष्मणपुरी रखा गया था। आगे हम बात करें तो यहाँ पर जब नवाबों का शासनकाल आया लखनऊ में, तो इसे अवध के नाम से जाना जाता था। और इसमें एक नवाब हुए थे आसफुद्दौला। अवध का ही एक नवाब था, लखनऊ का ही एक नवाब था। लखनऊ के नवाब कौन थे भी? आसफुद्दौला। और आसफुद्दौला ने राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित करके आपके लखनऊ ले आए थे। वो कहाँ से भी? इन्होंने एक राजधानी परिवर्तन करा भी। और इन्होंने जो राजधानी परिवर्तन किया वो आपके फैजाबाद से इन्होंने ट्रांसफर कर दी हुई लखनऊ के लिए। और इन्होंने ही आसफुद्दौला ने लखनऊ में बहुत सारे निर्माण कार्य किया है। और इनके निर्माण कार्यों की बात करें, कौन कौन से आसफुद्दौला ने निर्माण कार्य किए, तो इन्होंने ही बनवाई हुई बिबियापुर की कोठी। बिबियापुर की कोठी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए बिबियापुर की कोठी कहाँ पर है। तो बिबियापुर की कोठी आपके लखनऊ में है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो आसफुद्दौला ने इसका निर्माण कराया था। रूमी दरवाजा आपसे पूछा जाएगा कि बताइए रूमी दरवाजा कहाँ पर है। तो वो लखनऊ में है और इसका निर्माण भी आसफुद्दौला ने करवाया था। एक है आपके आसफी मस्जिद। आसफी मस्जिद ये भी आपके लखनऊ में है। और यहीं पर अभी इमाम बाड़ा। इमाम बाड़े का निर्माण भी आपके आसफुद्दौला ने कराया था। ये निर्माण कार्य केवल आसफुद्दौला ने कराए थे। और जब एक रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 का विद्रोह, और 1857 के विद्रोह में जो लखनऊ से नेतृत्व किया था
वो किया था आपके बेगम हजरत महल ने, जो आपके अवध के अंतिम नवाब नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल, उन्होंने ही 1857 की क्रांति का नेतृत्व आपके लखनऊ से किया था। आपको याद रखना है बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल को ही भारतीय इतिहास में महक परी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया कि बताइए महक परी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बेगम हजरत महल को ही महक परी के नाम से जाना जाता है। तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। यहाँ पर हम और पर्यटन स्थल की बात करें, और कौन कौन से पर्यटन स्थल है भाई यहाँ पर। तो यहीं पर है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, जो चिड़ियाघर है आपके, जो प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी, 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहीं पर है भाई बोटनिकल पार्क। बोटनिकल पार्क आपके यहीं पर है लखनऊ में। और यहीं पर है आपके छतर मंजिल। छतर मंजिल भी आपके लखनऊ में है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है अभी क्वेश्चन। और यहीं पर है आपके शाह मीना का मजार। शाह मीना का मजार। और यहीं पर है आपके शेर दरवाजा। शेर दरवाजा भी यहीं पर है। और यहीं पर है आपके घंटा घर, ये भी आपके लखनऊ में है। इतने पर्यटन आपको याद रखने हैं। और लखनऊ को ही अलग अलग नामों से जाना जाता है। लखनऊ के अन्य नाम की अगर हम बात करें तो इसे ही कहा जाता है बागों का शहर। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बागों का शहर किसे कहा जाता है, तो लखनऊ को बागों का शहर कहा जाता है। और इसे ही कहा जाता है नवाबों का शहर। और लखनऊ को ही कहा जाता है नजाकत नफासत का शहर। नजाकत नफासत का शहर। ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको लखनऊ से याद रखनी है। अब देखो ये कुछ ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पे अपनी क्लास को रोक देता हूँ। इसका हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, जिसमें हम अगले पर्यटन स्थल कवर कर लेंगे। ठीक, थैंक यू।